व्हाट प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट, यानी कलाकारों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की रक्षा क्या है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी कलाकार अगर उसमें बौद्धिक यानी बुद्धि के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी वो क्रिएट करता है तो उसका जो प्रोटेक्शन है वो क्या है, मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करना वो क्या कहलाता है, कॉपीराइट कहलाता है या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहलाता है, पेटेंट कहलाता है या ट्रेडमार्क कहलाता है। तो वो कहलाता है कॉपीराइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग यानी किसी कोई भी रीजन के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सर्विसेज होते हैं वो अगर यूनिक है तो उसके लिए जीआई इंडिकेशन राइट उनका मिलता है। तो जीआई टैग जिसे हम लोग बोलते भी हैं तो वो है। और पेटेंट जो कराया जाता है न्यू इन्वेंशन के लिए, जो नया रिसर्च हुआ या कोई नया इन्वेंशन हुआ उसके लिए। और ट्रेडमार्क होता है कमर्शियल, जो आपके कंपनी का लोगो हुआ या कोई इंडिकेशन हुआ, उन सब चीज़ों के लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और हम लोग ने थ्योरेटिकल पोर्शन में कवर किया था इसका। तो ऑप्शन नंबर ए हमने बताया भी था कि जो कोई भी किसी भी आर्टिस्ट का कोई बौद्धिक संपदा है, यानी कि जैसे कि आर्टिस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसका कॉपीराइट के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय डिजाइनर। तो अब देखिए यहाँ पे डिजाइनर की बात की जा रही है कि कोई एक डिजाइनर है, हो सकता है वो कपड़ा का डिजाइन कर रहा है, हो सकता है वो कोई गाड़ी का डिजाइन कर रहा है। तो अलग अलग जैसे डिजाइनर होते हैं तो वो एक रजिस्टर्ड डिजाइंस जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ डिजाइनर की जो भी डिजाइंस हैं उन मतलब कि वो भी जो डिजाइनर की एक संपदा है यानी कि क्रिएटिविटी है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, रजिस्टर्ड डिजाइंस। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय इन्वेंटर, यानी कि जो भी इन्वेंटर है यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आविष्कार करता है किसी भी तरह का, तो वो किस में मतलब कि किस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी राइट, जितने भी हम लोग टाइप पढ़ा था वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो किस टाइप में उसका रक्षा हो सकती है उसके इन्वेंशन का। तो जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। तो पेटेंट ही जो करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि पेटेंट के साथ जितने भी इन्वेंशन होता है न्यू उसका आपको उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेटेंट के अंदर आता है, किसी भी इन्वेंशन या कोई भी इन्वेंटर का इन्वेंशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द दीज इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसमें से कौन सा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए मैंने काफ़ी आपको थ्योरेटिकल में पढ़ाया था कि जो कोई भी ऐसा सर्विस या प्रोडक्ट जो कि किसी पार्टिकुलर रीजन पार्टिकुलर किसी कम्युनिटी द्वारा डेवलप की गई होती है और वो यूनिक है और उसका मतलब कि उनको राइट देना ताकि उनका जीवन यापन वो चलता रहे या उन्होंने उनका समाज का या उनका कुछ का पार्टिकुलर किसी रीजन का डेवलपमेंट है। जैसे मान लीजिए बासमती राइस हुआ किसी खास रीजन में हो रहा है, या कोई सॉल हुआ, सिल्क का सॉल हुआ, या केसर हुआ, जैसे केसर जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। तो वो जो केसर जो उत्पादन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग उसका राइट अब किसी के पास नहीं होगा उत्पादन करने का। वो जब जीआई टैग का जो ईयर है वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही वो कर सकते हैं। तो ये जैसे जीआई टैग मिला तो जम्मू कश्मीर के जो केसर हैं वो काफ़ी उनका प्राइस हाइक हो गया, क्योंकि उसका आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का जो केसर वगैरह होता है वो आपका अरबियन कंट्री में काफ़ी डिमांडिंग है और भी भारत में भी काफ़ी रीजन में। तो जो ये जहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करिए, जो शैंपेन है ये फ्रांस का एक पार्टिकुलर रीजन का ये दारू है जो पूरे वर्ल्ड में बाद में शैंपेन नाम से चला, लेकिन ये एक तरह का ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वहीं पे होता है फ्रांस में। तो इसी वजह से ये एक तरह का मतलब कि ड्रिंक है ये, तो इसी वजह से बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो BMW जो कार है ना ये आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को डिनोट नहीं करता है। अगर हम BMW कार की बात करें तो ये नहीं लगेगा कि आपको ये कहाँ का है। हाँ ये कंपनी कहीं की हो सकती है लेकिन इसकी कंपनी और बहुत जगह ओपन होगा, मतलब कि जैसे BMW अपना प्लांट भारत में भी लगा सकता है, रशिया में लगा सकता है, चाइना में लगा सकता है। तो ये आपको आइडिया नहीं लगेगा कि ये BMW कहाँ की है। हाँ लेकिन BMW कंपनी कहाँ की है ये पता चल जाएगी, लेकिन वो प्रोडक्ट से आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं तय होगा। लेकिन शैंपेन से आपको पता चलेगा कि शैंपेन कहाँ का प्रोडक्ट है, ये फ्रांस से है। और प्ले स्टेशन कोई मतलब नहीं है, WW से आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट, ट्रेडमार्क जो है वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए लोगो, नेम और ब्रांड,
जो लोगो होती है कंपनी का, नेम होती है कंपनी का और ब्रांड होती है कंपनी का, वो सभी ट्रेडमार्क के अंदर आती है। यानी ट्रेडमार्क एक्ट के अनुसार उनका प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि कोई डेल का लोगो है, डेल लैपटॉप का लोगो है, उसका लोगो पे कोई दूसरा कंपनी नहीं बना सकती। फिलिप्स के लोगो पे कोई दूसरा कंपनी उस पे नाम से भी नहीं बना सकती, उसके लोगो से भी नहीं वर्क कर सकती। तो इस तरह ताकि उनका यूनिकनेस जो है या उनका सर्विस दे रहे हैं वो उसमें मतलब कि दूसरा कोई उनके साथ धोखेबाजी ना कर दे उस कंपनी के नाम से। इस वजह से ये सब प्रोटेक्शन दिए गए हैं। तो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन आपको लोगो नेम और ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है। 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया हाउ लॉन्ग डज कॉपीराइट लास्ट, यानी भारत में कॉपीराइट कितने समय तक रहता है। तो देखिए भारत में कॉपीराइट का कंसेप्ट यही है कि कोई भी व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तब तक उसको उस जो भी उसका क्रिएशन होता है उस पर उसका कॉपीराइट है, यानी कि उसका अधिकार है उसका कमर्शियल यूज करने का, या उसको अपना कॉपीराइट किसी और को भी देने का अधिकार है, या उसको कमर्शियल बेच सकता है, या उसको पब्लिक के लिए फ्री कर सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन मर जाने के बाद भी उसका जो भी क्रिएशन है उसका 60 साल तक उस पर्सन के पास उसका राइट रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी का ऑप्शन नंबर बी 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, 60 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड दैट वर्क, यानी कि जब तक जिंदा है तब तक उसके पास कॉपीराइट का अधिकार रहेगा। मर जाने के बाद भी 60 बरसों तक उसके पास उस अपने क्रिएशन का उसके पास ही अधिकार रहेगा। दूसरा कोई उसका अगर यूज करता है तो वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होगा, जिसमें 3 साल की सजा 2 लाख रुपया तक का फाइन हो सकता है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था तो ये सब चीज़ बताया था, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, काफ़ी ईजी लग रहा होगा। देखिए कॉपीराइट जो होता है, एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि कॉपीराइट जो भी किसी ने क्रिएशन किया है उस पर तो होता ही है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कोई बुक लिखा है और उस बुक का पब्लिकेशन नहीं किया गया है फिर भी उस व्यक्ति के पास उसका कॉपीराइट का अधिकार होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी बुक ऐसा है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कोई बुक आप लिखते हैं और उसका पब्लिकेशन आप नहीं करते हैं मार्केट में, तो क्या आपके उस क्रिएशन का अधिकार कॉपीराइट का एक्ट लागू होता है? बिल्कुल। आपका वो राइटिंग है, यानी आपने उस बुक को लिखा है, आपने विचारों को उसमें लिखा है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड का बुक हो सकता है, और उसको पब्लिश नहीं किए हैं आप, मार्केट में कमर्शियल यूज भी नहीं कर रहे हैं, आप पर्सनली आपने सिर्फ रखा है, तब भी वो आपका अधिकार है। यानी वो कॉपीराइट एक्ट के तहत वो उस पर आपका अधिकार है और उस पर दूसरा कोई उसको चोरी करके नहीं उसको सेल कर सकता। तो आप इस बात का ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ लॉन्ग डू पेटेंट यूजुअली लास्ट, यानी कि कोई भी नया इन्वेंशन होता है तो उसी के लिए पेटेंट आपको मिलते हैं, पेटेंट कराने पड़ते हैं। तो पेटेंट जो होता है वो कितने वर्षों तक वैलिड रहता है? तो देखिएगा 20 ईयर तक वैलिड रहता है। 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू राइट अ ओरिजिनल स्टोरी what type of intellectual property gives you the right to decide who can make and sell a copy of your work, यानी यदि आप एक मूल कहानी लिखते हैं, यानी एक कोई लिटरेचर लिखते हैं, तो किस प्रकार की बौद्धिक संपदा आपको ये तय करने का अधिकार देती है कि कौन आपके काम की प्रतियां बना और बेच सकता है? तो देखिए ये कॉपीराइट जो है यही आपको ये अधिकार देती है, कॉपीराइट एक्ट, की आप उसकी कॉपियाँ बना सकते हैं, आप उसे सेल कर सकते हैं और आपके क्रिएशन आपके वर्क पे आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इमेजिन अ फुटबॉलर सेट अप his own company to sell his own range of cloth. What type of intellectual property can he use to show that the cloth are made by his company? यानी कल्पना कीजिए कि एक फुटबॉलर अपनी खुद की कंपनी कपड़े की अपनी रेंज बेचने के लिए तैयार करता है। वह किस प्रकार के बौद्धिक संपदा का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकता है कि कपड़े उसकी कंपनी द्वारा बनाई गई है? यानी कि कोई फुटबॉलर कंपनी है, मान लीजिए फुटबॉलर अपने मतलब है जो कि उसकी खुद की कंपनी है और उस पर अपना कपड़ा बनाता है और कपड़ा को बेचता है, तो वो अपने मतलब कपड़ा का जो बेच रहा है, जो ब्रांडिंग है, उसको कैसे वो बौद्धिक संपदा का उपयोग करके उसको अपने मतलब कि उपयोग कर दिखाने के लिए कर सकता है कपड़े उसी की कंपनी द्वारा बनाई गई है, मतलब कि ये कैसे बता सकता है कि उसकी ये जो कपड़े हैं उसकी कंपनी के है? तो आपको पता होगा, ये सब लोग जानते हैं, ट्रेडमार्क के द्वारा, ट्रेडमार्क में यूज करके वो लोगो अपना लगा सकता है, अपना नाम लिख सकता है,
या कोई इंडिकेशन दे सकता है। जैसे आप एयर इंडिया का देखेंगे कि उसमें महाराजा का फोटो होता है, तो एयर इंडिया का अपना एक तरह का वो इंडिकेटर है कि वो महाराजा का फोटो होता है, तो वो उसका इंडिकेटर है, तो वो इंडिकेटर लगा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें यूज कर सकता है लोगो नेम वगैरह से, तो इससे इसे पता चल जाएगी कि ये फुटबॉलर के कंपनी के ही कपड़े हैं। तो आई थिंक ये बेसिक जो है ना, बेसिक समझ पे क्वेश्चन है। तो बेसिक समझ आपका डेवलप है तो आप इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जरूर देखना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा। तो क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए कंपनी डेवलप अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव इट्स मेन प्रोडक्ट, what type of intellectual property can they use to stop other from copying their invention? यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई कंपनी एक नई तकनीक विकसित करती है, यानी नया टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप करती है जो किसी मुख्य उत्पादन को बेहतर बनाती है, यानी किसी प्रोडक्ट को वो बहुत बेस्ट वे में बना रही है, तो वो दूसरे को अपने आविष्कार की नकल करने से रोकने के लिए किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग कर सकती है। यानी कि दूसरे उसके जो क्रिएशन है, जो इन्वेंशन है, उसका दूसरे कोई कॉपी ना करे, इसके लिए वो क्या इस्तेमाल कर सकती है, कौन से कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसको मिला हुआ है जिसमें वो यूज कर रहा है, क्या कॉपीराइट यूज कर सकती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कर सकती है, पेटेंट कर सकती है, ट्रेडमार्क कर सकती है। तो देखिए 10th का ऑप्शन नंबर जो सी है पेटेंट, वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों? मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल में कि जो भी इन्वेंशन होता है वो उसका पेटेंट कराया जाता है। न्यू जो भी टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ इन्वेंशन आप करते हैं तो पेटेंट होता है। और अगर आपका कोई आर्ट्स है, क्रिएशन है, बुक है, तो वो सब आपका कॉपीराइट में आता है। कोई पर्टिकुलर किसी रीजन का प्रोडक्ट है, उसका वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आता है। किसी कंपनी के नेम, लोगो, इंडिकेटर का यूज किया जाता है तो वो ट्रेडमार्क में आता है। तो ये आपको चारों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया दैट आर ऑफ, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर सूचना और विचारों के उपयोग की रक्षा करता है। तो आप बताइए किस तरह के चीज़ों को रक्षा करता है? क्या इथिकल वैल्यू को करता है, मोरल वैल्यू को करता है, सोशल वैल्यू को करता है, कमर्शियल वैल्यू को? तो बिल्कुल कमर्शियल वैल्यू को वो आप रक्षा करता है। यानी कि कोई भी आपका क्रिएशन है, कोई भी आपका इन्वेंशन है, कोई भी आपका डिजाइनिंग है, उसका कमर्शियली कोई यूज ना कर ले, उसका बेनिफिट वो ना ले ले, इसके लिए ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तो आपको पता हो गया कि आईपीआर जो है कमर्शियल वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चंस कई हो सकते हैं, क्वेश्चंस का लैंग्वेज बदला जा सकता है, लेकिन आपका जो बेसिक समझ अगर डेवलप है, आपका बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चंस में नहीं फंसेंगे। तो आप आई थिंक आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा होगा तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिंबल ऑफ महाराजा ऑफ एयर इंडिया इज, यानी एयर इंडिया का महाराजा का प्रतीक क्या है? क्या वो कॉपीराइट का एक सिंबल है, पेटेंट का है, ट्रेडमार्क का, ऑल ऑफ द अबव का है? देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होता है ट्रेडमार्क, उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का लोगो, नेम और इंडिकेटर, तो यहाँ पे जो महाराजा का फोटो है वो एक तरह का इंडिकेटर का काम कर रहा है और वो आपका ट्रेडमार्क है एक तरह का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डिजाइन डज नॉट इंक्लूड, यानी डिजाइन शामिल नहीं होता है फीचर ऑफ शेप। यानी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कंपनी का डिजाइनिंग पे कि उनका डिजाइन में क्या क्या चीज़ें आती है। तो फीचर ऑफ शेप, कंपोजिशन ऑफ लाइन और कलर, मोड्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं है डिजाइन में, यानी डिजाइन जो कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, डिजाइन राइट, उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है? तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये नहीं होती है। बाकी अगर किसी मैंने आपको टाटा का मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया था कि कोई कंपनी है वो किस शेप का गाड़ी बनाती है, हूबहू आप उसी शेप का गाड़ी नहीं बना सकते, या उसका कंपोजिशन अगर लाइन और कलर जैसा है वो कलर का सेम टू सेम आप यूज नहीं कर सकते। तो इससे आपको आपने जो भी क्रिएशन किया है, न्यू डिजाइन किया है, तो उसका मतलब कि राइट आपके पास है, तो उसकी रक्षा होती है, यानी चोरी से बचने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स, यानी कि माल के भौगोलिक संकेतों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? तो देखिए हैंडीक्राफ्ट, फूड स्टॉक, मैन्युफैक्चरर, ऑल ऑफ द एबव, क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि आपको पता है जीआई टैग हैंडीक्राफ्ट मटेरियल को भी मिलते हैं, फूड को भी मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो जम्मू कश्मीर का केसर है उसको मिला हुआ है, चाहे आपका कंधाल हल्दी है, चाहे कोल्हापुर का चप्पल है, या मुजफ्फरपुर की लीची है,
तो इन सभी को मिला हुआ है। तो इसमें फूड भी है और आप हैंडीक्राफ्ट से बने हुए प्रोडक्ट भी हैं। चाहे आपका भागलपुर का सिल्क है तो सिल्क क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट द्वारा बनाए हुए मटेरियल्स हुआ, मैन्युफैक्चरिंग है कोई चीज़, जैसे कोल्हापुर का चप्पल है उस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, तो उसका भी जीआई टैग मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ, यानी पेटेंट किस रूप में है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, टेंजिबल प्रॉपर्टी है या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। तो देखिए बी और सी जो ऑप्शन है यानी कि 15 का डी ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी है। लेकिन अगर ऑप्शन ये नहीं होता, बी और सी नहीं होता, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी द मोस्ट फेवरेबल ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पेटेंट प्रोटेक्ट, यानी पेटेंट सुरक्षा क्या करता है, इन्वेंशन को करता है, न्यू इन्वेंशन को करता है, डिस्कवरी को करता है, कि ए और बी को करता है। तो आप ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी देखिए, न्यू इन्वेंशन के बारे में ये पेटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। देखिए इन्वेंशन अगर सिर्फ बोल दिया जाए और न्यू इन्वेंशन बोल दिया जाए तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। देखिए इन्वेंशन का मतलब हुआ कि अभी तक जितने इन्वेंशन हो चुके हैं वो, और न्यू इन्वेंशन का मतलब जो भी पेटेंट हम कराते हैं वो न्यू इन्वेंशन पे कराते हैं, ना कि कोई पुराना कोई इन्वेंशन है उस पर करा रहे हैं हम लोग। क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे तो दुनिया पर जितने भी प्रोडक्ट है वो कभी ना कभी इन्वेंशन उसका हुआ है। तो आपने अगर आपका कोई न्यू इन्वेंशन है उसी का आप पेटेंट कराएंगे और वो 20 ईयर तक के लिए आपके लिए पेटेंट रहेगा, चाहे वो कोई भी मेडिकल मतलब कि दवाइयों का एक कंसेप्ट है या कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है या डिजिटल या टेक्नोलॉजी का कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो न्यू इन्वेंशन पे हम मतलब पेटेंट जो है न्यू इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट बाय यूनेस्को इन, यानी कि जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे दोनों एक ही दिन मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को इसको सेलिब्रेट करता है। और ये किस डेट को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 23 अप्रैल। एवरी ईयर 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए इस साल 2021 में जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया है उसका थीम आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने थीम लिखा नहीं है तो आप इनका थीम लिख दीजिएगा, टू शेयर अ स्टोरी। तो इसका स्टोरी यानी कि एक कहानी शेयर कीजिए। तो ये इनका थीम था इस बार मनाया गया 2021 में। अगर आप 2022-23 में देख रहे हैं अगर लेक्चर ये बहुत दिनों के बाद, तो आप उस समय आप गूगल सर्च कर लीजिएगा कि उस साल का क्या थीम है। और क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको थोड़ा सा इस बात को लेकर जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो ये था तो थोड़ा सा कंसेप्ट वाले क्वेश्चन सभी हम लोग डिस्कशन किया। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो डेट से संबंधित है। बर्न कन्वेक्शन वाज फर्स्ट स्टेबलाइज इन, यानी बर्न कन्वेक्शन पहली बार स्थापित कब किया गया था, यानी कब हुआ था, तो 1886। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड में बर्न उसकी वो सिटी है, तो वहाँ पे ये कन्वेक्शन हुआ था। और ये कन्वेक्शन हुआ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनके लोगों को कैसे राइट दिया जाए इसके लेके इसके सम्मेलन हुआ था 1886 ईस्वी में। 1986 मत करेक्ट कीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा 1886 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 1886। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इंडियन डिजाइन एक्ट इनेक्ट इन, यानी भारतीय डिजाइन अधिनियम कब लागू हुआ, एक तरह से क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा हिंदी में ये मिसप्रिंट है। तो क्वेश्चन तो 19 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2000 में यानी 2000 ईस्वी में इंडियन डिजाइन एक्ट पारित हुआ था और लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडमार्क एक्ट इन इंडिया इरेक्ट इन, यानी ट्रेडमार्क का जो कानून है यानी ट्रेडमार्क जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ, तो ट्रेडमार्क जो है वो आपका 1999 में हुआ और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटिंग, देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और ये कब किया जाता है, तो ये किया जाता है 26 अप्रैल को। एवरी ईयर 26 अप्रैल को किया जाता है इसका सेलिब्रेशन। तो आप ध्यान में रखिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे और आज 26 अप्रैल ही है, तो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप इसका थीम देख लीजिएगा गूगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन डिड द कॉपीराइट एक्ट 1957 कम इनटू फोर्स, यानी कि जब भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 में जो पारित हुआ वो कब लागू हुआ, तो देखिएगा लागू जो हुआ वो 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ। तो यहाँ लिख लीजिएगा 21 जनवरी अगर आप लिखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है व्हाट ईयर डिड द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट टेक
एक्ट यानी कि डिजिटल मिनिमम कॉपीराइट अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ? तो देखिए ये लागू हुआ ऑप्शन 1998 में ये लागू हुआ, यानी कि 1998 ईस्वी में ये लागू हुआ। और ये अमेरिका का ये कानून है, यानी यूएसए का। इसको शॉर्ट फॉर्म में DMCA भी बोला जाता है, यानी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA। और ये आपका 1998 में लागू हुआ। और बेसिकली ये कोई भी जो रिटन में बुक है उसका डिजिटल फॉर्म में आप उसका यूज नहीं कर सकते, यानी कमर्शियल पर्पज से आप नहीं बेच सकते। इस चीज़ के प्रोटेक्शन देता है ये कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन वाज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO एस्टेब्लिश, यानी यूपो जो है WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर ए 1967 यानी 14 जुलाई 1967 को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, और ये भी स्विट्जरलैंड में है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज, भौगोलिक संकेतन क्या है? एक प्राइवेट राइट है, एक कम्युनिटी राइट है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है? तो देखिए बी और सी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये एक कम्युनिटी को राइट देता है या किसी ज्योग्राफिकल रीजन को राइट देता है, और इसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी हम कह सकते हैं एक तरह का। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है कम्युनिटी राइट वो भी करेक्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बिल्कुल है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही पार्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी करेक्ट है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी एंड सी करेक्ट आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ऑप्शन चेंज होते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके पास अगर थ्योरेटिकल आपने पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो ये आप इतना एबल हैं कि आप डिसीजन ले सकते हैं। मैंने लास्ट में ये MCQ का सभी का क्वेश्चन नंबर का आंसर की रखा है, ताकि आपको अगर देखना हो ऐप में तो आप देख सकते हैं। ऐप में अपलोड रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।